दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं यूनिट 5 की, जिसका नाम है सीखने में समाज की भूमिका। जो हम सीखते हैं उसमें समाज की क्या भूमिका होती है उस बारे में आपका इस चैप्टर में बताया गया है। 10 नंबर का दोस्तों आपका ये चैप्टर होने वाला है। तो सारे जो शॉर्ट नोट्स हैं वो इसमें इस वीडियो में बात करेंगे उनके बारे में। और जो इनकी पीडीएफ है दोस्तों आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर आपको मिल जाएगी। डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, आप वहाँ से जाकर के इनकी पीडीएफ जो है वो आप आसानी से वहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। और दोस्तों एक बात ज़रूरी बात कि आपको चैनल को दोस्तों सभी फ्रेंड्स में आपको शेयर करना है। बीएसटीसी वाले जितने भी दोस्त हैं सभी को दोस्तों ये वीडियो मिलना चाहिए। तो आइए दोस्तों बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। पहला जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है, सीखने और समाज में संबंध क्या है। यूनिट का नाम हमने देखा कि सीखने में समाज की भूमिका क्या है, इस बारे में पढ़ेंगे। तो पहला टॉपिक दोस्तों हमारे दिमाग में यही आता है कि सीखने में और समाज में संबंध क्या है। तो इसमें देखते हैं, आइए। समाज बच्चों के सीखने में अहम भूमिका निभाता है। समाज में रहकर बच्चे सामाजिक जीवन की आवश्यकताओं की दृष्टि से बहुत कुछ सीखते हैं, जैसे हाव भाव, रहन सहन, कार्य करने के तरीके, भाषा, रीति रिवाज आदि। दोस्तों सारे जो यूनिट्स मैंने कवर किए हैं अभी तक, उनकी दोस्तों सभी की लैंग्वेज बहुत ही ईजी है। आप दोस्तों वीडियो को एक बार आप देखेंगे तो आराम से दोस्तों आपके लगभग कंटेंट आपको पूरा समझ में आ जाएगा। अगर आप दोस्तों वीडियो को दोबारा देख लेते हैं तो लगभग आपको किसी भी तैयारी की कोई ज़रूरत नहीं रहेगी, आप एग्ज़ाम आसानी से फाइट कर पाएंगे। तो आइए आगे देखते हैं। घर परिवार के सदस्यों के साथ रहते हुए, खेलते हुए, विभिन्न प्रकार की क्रिया करते हुए वे अपने समाज और संस्कृति के मूल्य, नियम, मान्यताएं, भूमिकाएं, सोचने की जो तथा व्यवहार करने की तौर तरीके भी सीखते हैं। कई बच्चों के परिवार का परंपरागत कार्य और आजीविका संचालन के हुनर भी सीखते हैं। बच्चे जन्म से ही उन कार्यों को देखते, परखते और प्रारंभ में छोटे छोटे कार्यों की अनुकरण तथा बड़ों के मार्गदर्शन से उसी कार्य में दक्षता हासिल कर लेते हैं। यानी कि दोस्तों देख देख करके वो सीखने लगते हैं। अगला टॉपिक हम बात करेंगे, इसमें एल्बर्ट बेंड्यूरा का सामाजिक सिद्धांत है और वाइगोत्स्की का है। तो पहले हम बात करेंगे एल्बर्ट वेंडूरा का सामाजिक सिद्धांत क्या है। 1960 के दशक में एल्बर्ट वेंडूरा के अनुसार सामाजिक परिवेश में हम जिस तरह सीखते हैं वह प्रक्रिया स्किनर और अन्य सिद्धांतवादियों द्वारा दिए गए सुझावों के बहुत भिन्न और व्यापक है। वेंडूरा ने कहा कि सामाजिक परिवेश में हम नकल करके भी बहुत कुछ सीख सकते हैं और इस अनुकरण करने में सोचने की प्रक्रियाएं भी चलती हैं। हम केवल प्रतिरूप या मॉडल्स को देखकर और जो कुछ देखा है उसको दिमाग में दर्ज करके काफ़ी सूचनाएं प्राप्त कर लेते हैं। उनका मानना है कि ज्ञान या सीखना तथा उस ज्ञान पर आधारित अवलोकित किए जाने वाले योग्य कार्य, संपादक या व्यवहार अलग अलग चीज़ें हैं जिनका हम प्रदर्शित करते हैं, उससे कहीं अधिक हम जानते होते हैं। बाद के वर्षों में वेंडूरा ने सीखने के संज्ञानात्मक पहलुओं पर ध्यान केंद्रित किया तथा सामाजिक संज्ञानात्मक सिद्धांत को प्रतिपादित किया। आगे हम देखेंगे छोटा पॉइंट दोस्तों, 1 नंबर का क्वेश्चन आपका ये भी बन सकता है कि स्वनियमन क्या होता है। या आपको क्वेश्चन देके पूछ ले कि ये किसकी अभिक्रिया है या क्या कहलाता है, तो छोटा क्वेश्चन बन सकता है स्वनियमन। तो बाहरी पुरस्कार और दंड पर आश्रित न रहकर स्वयं व्यवहार को अधिकाधिक नियंत्रित करना, अपना अवलोकन करना तथा अपने लिए पुरस्कार या दंड का चयन करना स्वनियमन कहलाता है। बहुत ही ईजी है। अगला हम देखेंगे स्वकुशलता। जब हमें यह विश्वास होता है कि हम किसी काम में अच्छे हैं तो उस पर उत्साह से काम करते हैं और बीच बीच में आने वाली विफलताओं के बावजूद लगन से जुटे रहते हैं। इसके विपरीत सामर्थ्य पर संदेह होने पर कम ऊर्जा के साथ कार्य करते हैं। इसे ही स्वकुशलता आकलन कहा जाता है। सारे नोट्स की दोस्तों लैंग्वेज बहुत ही ईजी है, आप एक बार में आसानी से समझ जाएंगे। चैनल पर दोस्तों लाइक से सब्सक्राइब जरूर करना है, आपको बिल्कुल भी नहीं भूलना है। और अपने सभी बीएसटीसी फ्रेंड्स को लिंक ज़रूर शेयर करना है और एक अच्छा सा आपको कमेंट भी करना है। सामाजिकरण के बारे में अब देखते हैं। सामाजिकरण वह प्रक्रिया है जिसके माध्यम से विभिन्न समाज अपने सदस्यों को सामाजिक रूप से स्वीकार्य व्यवहार करने के लिए प्रेरित करते हैं। सामाजिकरण एवं समावेशी वह प्रक्रिया है जो लगभग हर तरह के व्यवहार को प्रभावित करती है। आगे आ जाता है वाइगोत्स्की का जो सामाजिक संस्कृति सिद्धांत है, उसकी मान्यताएं क्या है वो सिद्धांत। वाइगोत्स्की के अनुसार जन्म से 2 वर्ष तक बच्चे अपने आसपास के लोगों, परिवार, पड़ोसी, समुदाय आदि से की गई सामान्य बातचीत से अपनी संस्कृति और समाज को जानने व समझने लगते हैं।
वयस्क लोगों के साथ बातचीत के माध्यम से वे यह सीख जाते हैं कि उनकी संस्कृति दुनिया को कैसे देखती है, किस नज़र से देखती है। रोज़मर्रा के जीवन में परिवार में होने वाली यह स्वाभाविक बातचीत खाना खाते समय, घर के काम करते हुए, समाज के कार्यक्रमों, किस्से कहानी सुनाते हुए होती है। भाषा व संवाद मनोवैज्ञानिक उपकरणों के रूप में कार्य करते हुए माने जा सकते हैं। भाषा व संवाद मानसिक क्रियाओं को सरल बनाने तथा उन्हें परिवर्तित करने का सबसे बड़े उपकरण होते हैं। अपने आसपास के लोगों की मदद से सांस्कृतिक संकेतों को जानने से सीखने की शुरुआत होती है। भाषा के उपकरण द्वारा बच्चे अपने विचारों को व्यवस्थित करते हैं और उन्हें दूसरों तक पहुंचाते हैं। आगे टॉपिक आ जाता है कि वाइगोत्स्की का सिद्धांत है सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत। तो इसकी मूलभूत जो अवधारणाएं क्या हैं। पहली अवधारणा है व्यक्तिगत वार्तालाप। बच्चे खेलते समय स्वयं से बातचीत करते हैं। वाइगोत्स्की इसे व्यक्तिगत वार्तालाप कहते हैं। जो बच्चे मुक्त रूप से व्यक्तिगत वार्तालाप करते हैं वह मुश्किल कार्यों में ज़्यादा ध्यान देते हैं और अपनी सक्रिय भागीदारी से उत्तम प्रदर्शन करते हैं। आगे चलकर यही व्यक्तिगत वार्तालाप आंतरिक वार्तालाप में बदल जाता है, जो हमें सोचने में मदद करता है। आगे हम देखते हैं दूसरा नंबर पर वास्तविक विकास का स्तर। वाइगोत्स्की का सिद्धांत यह बतलाता है कि प्रत्येक व्यक्ति के सीखने की संभावनाओं का एक निश्चित क्षेत्र होता है। संज्ञानात्मक विकास को अंतवैयक्तिक सामाजिक परिस्थितियां भी प्रभावित करती है, जिनमें बच्चे स्वयं बिना किसी की मदद के सीखते हैं, जैसे कि चूसना, खेलना, बोलना, चलना, दौड़ना आदि। इसे वाइगोत्स्की ने वास्तविक विकास के स्तर का नाम दिया है। अगला हम यहाँ देखेंगे समीपस्थ विकास का क्षेत्र। तो यह वह क्षेत्र है जहाँ यथार्थ में सीखना होता है। ऐसे काम जो बच्चों की क्षमता के अनुरूप न हों, तब भी किसी की मदद से वे ऐसे काम कर लेते हैं। जब बच्चे कुछ नया सीख रहे होते हैं या कोई समस्या का समाधान कर रहे होते हैं, तब उन्हें यदि किसी की सहायता मिलती है तो वे इस कार्य को बेहतर तरीके से कर पाते हैं। सही बात है, सारी लैंग्वेज दोस्तों आपको समझ में आ रही होगी। अगर नहीं भी आ रही है तो आप वीडियो को एक बार और देखेंगे तो आप आसानी से दोस्तों समझ जाएंगे। अगला टॉपिक है सहारा लगाना। ये टॉपिक दोस्तों आपको अकेले भी पूछ सकता है कि सहारा लगाना क्या है, तात्पर्य लिखिए या इसके बारे में लिखिए। तो 2 नंबर का या 3 नंबर का क्वेश्चन, छोटा प्रश्न भी यहाँ से बन सकते हैं, तो अच्छे से आपको इसे देखना है। बच्चे जब कुछ नया सीख रहे होते हैं तो वे शुरू में उन्हें ज़्यादा हुनरमंद व्यक्ति के सहारे या मदद की ज़रूरत पड़ती है। सही बात है, हम खुद भी जब कुछ नया सीखते हैं तो हमें किसी जो इंटेलिजेंट है या जिसको पहले से वो चीज़ें आती हैं तो उनकी हमें मदद लेनी पड़ती है। जैसे जैसे बच्चे वह नया काम सीख लेते हैं, मदद की मात्रा को कम करते जाते हैं और अंत में बच्चे उस काम को बिना किसी की मदद के कर पाते हैं। सही बात है। वाइगोत्स्की ने इस सहारे को स्कैफोल्डिंग नाम दिया है। स्कैफोल्ड शब्द इसी प्रकार के सहारे को इंगित करता है। वाइगोत्स्की के अनुसार वयस्कों के साथ की गई अंतःक्रिया से बच्चों के संज्ञानात्मक विकास को मदद मिलती है। अगला है इसमें भाषा तथा विचार। वाइगोत्स्की ने संज्ञानात्मक विकास में बच्चों की भाषा एवं चिंतन को भी महत्वपूर्ण साधन बताया है। बच्चा भाषा का प्रयोग न केवल समाज के साथ विचारों के आदान प्रदान करने के लिए बल्कि अपनी योजना बनाने में, अपना व्यवहार करने में भी करता है। वाइगोत्स्की के अनुसार भाषा और विचार शुरू में एक दूसरे के स्वतंत्र होते हैं और फिर एक दूसरे में मिल जाते हैं। बच्चे भाषा का उपयोग कर वे अपने व्यवहार को नियोजित, निर्देशित व नियंत्रित करने के लिए भी करते हैं। अगला टॉपिक है प्रेक्षण आधारित सीखना। स्किनर के सिद्धांत में सीखना अक्सर एक क्रमिक प्रक्रिया है जिसमें संबंधित जीव को सीखने के लिए कुछ क्रिया जरूर करनी पड़ती है। दोस्तों ये प्रेक्षण आधारित सीखना न होकर के स्किनर का सिद्धांत भी प्रश्न आपको पूछ सकता है, तो इस पर भी दोस्तों आपको थोड़ा अच्छे से देखना है। स्किनर दोस्तों आपके रीड सिलेबस में भी है, तो आप इस पर थोड़ा ज़्यादा गौर करें। परंतु बेंडूरा ने कहा कि सामाजिक परिस्थितियों में हम अक्सर औरों के व्यवहार को देखकर बहुत ही तेज़ी से सीख लेते हैं। हमें दोस्तों पढ़कर या लिखकर ज़्यादा सीखने में कब मिलता है, जब हम कुछ चीज़ को प्रयोग करके देखते हैं या किसी के द्वारा करते हुए उसे देखते हैं, तो हम ज़्यादा अच्छे से उसे सीख पाते हैं। उदाहरण के लिए जब बच्चे नए गीत सीखते हैं या घर घर खेलते वक्त अपने माता पिता की जो नकल करते हैं, तो अक्सर वे नए व्यवहार की बहुत लंबी श्रृंखलाओं को तुरंत मंचित कर लेते हैं, तुरंत उसे सीख लेते हैं।
बेंड्यूरा का मानना था कि बच्चों को याद करने, सुनने और अवलोकित व्यवहारों की मदद से सामान्य नियम निकाल लेने की क्षमता व उनके सीखने को प्रभावित करती है। बेंड्यूरा ने इस प्रक्रिया को स्थानांतरण पुनर्बलन का नाम दिया है। स्थानापन्न पुनर्बलन एक संज्ञानात्मक प्रक्रिया है, सीखने की प्रक्रिया है। प्रेक्षण आधारित सीखने की प्रक्रिया को बेंड्यूरा ने 4 उप प्रक्रियाओं में बांटा था। पहली है ध्यान देना। ध्यान देना में हम क्या लिख सकते हैं कि सबसे पहले बात यह है कि हम किसी मॉडल की तब तक नकल नहीं कर सकते जब तक हम उस मॉडल पर ध्यान नहीं देंगे या हम उसे ध्यान से नहीं देखेंगे। मॉडल हमारा ध्यान इसलिए अपनी ओर आकर्षित करते हैं क्योंकि वे विशिष्ट होते हैं, आकर्षित होते हैं, और हम उनके किसी विशिष्ट गुण व व्यवहार से प्रभावित होते हैं। किसी की ओर हमारा ध्यान हमारी मनोवैज्ञानिक विशिष्टताओं से तय होता है। हम किसी सिंगर के फ़ैन हैं, किसी एक्टर के फ़ैन हैं, तो हम उसकी कलाकारी को देखकर ही उसे पसंद करते हैं, उसके फ़ैन होते हैं। आगे हम देखते हैं सेकंड में याद करना। तो याद करना में क्या देखेंगे हम कि हम ज़्यादातर मॉडल्स की नकल उनको देखने के कुछ समय बाद ही करते हैं, इसलिए हमारे पास उनकी क्रियाओं को प्रतीकात्मक ढंग में याद करने का कोई तरीका भी ज़रूर होना चाहिए। बेंडुरा के अनुसार प्रतीकात्मक प्रक्रिया में हम एक साथ घटने वाले उद्दीपकों के बीच सहसंबंध बना लेते हैं, जिस कारण उन्हें याद करना आसान हो जाता है। आगे हम देखेंगे इसमें क्रियात्मक पुनरुत्पादक प्रक्रियाएं। किसी व्यवहार को एकदम जस का तस दोहराने के लिए ज़रूरी है कि हमारे पास आवश्यक क्रियात्मक कौशल हो। उदाहरण के लिए एक कुमार के 10 वर्ष की बेटी अपने पिता को चक्का चलाते देखे, लेकिन संभव है कि वह उसकी अच्छी तरह से नकल न कर पाए क्योंकि उसके पास वैसी शारीरिक ताकत और दक्षता नहीं है। क्योंकि कुम्हार जो है वह काफ़ी वर्षों से यह करता हुआ आ रहा है, और जो उसकी बेटी है उसको देख कर ही रही है, उसने कभी प्रैक्टिकल नहीं किया। तो अगर वो रोज़ ये प्रैक्टिकल करती है तो वह आसानी से उसमें दक्षता प्राप्त कर लेती है। प्रेक्षण के आधार पर वह कई चीज़ सीख लेती है, जैसे खेत में कौन सी मिट्टी लाना है, उससे कैसे बीनना है, तैयार करना है, लेकिन चक्का नहीं चला पाती क्योंकि कोई नया शारीरिक सामर्थ्य केवल शरीर के विकास और अभ्यास से ही की जाता है। आगे है पुनर्बलन एवं अभिप्रेरणा। इसमें देखते हैं बेंडुरा नया सीखने तथा प्रदर्शन के बीच फ़र्क मानते हैं। हम कोई मॉडल को देखकर उससे नया ज्ञान अर्जित कर सकते हैं, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि हम उससे जो सीखते हैं उससे संबंधित जो प्रतिक्रियाएं होती हैं उन्हें प्रदर्शित भी करें, उन्हें हम दोहराएं भी। वाइगोत्स्की का सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत। तो इसमें दोस्तों शिक्षक की क्या भूमिका होती है और शिक्षक का क्या महत्व होता है, ये 2 टॉपिक भी दोस्तों वेरी इंपॉर्टेंट है। तो आइए देखते हैं इनको। विद्यालय की बच्चे की जो सीखने में एक अहम भूमिका होती है, क्योंकि विद्यालय बच्चों की सोच, नज़रिए और व्यवहार को प्रभावित करता है। विद्यालय का प्रभाव सकारात्मक और नकारात्मक दोनों हो सकता है। यदि शिक्षक बच्चों की क्षमता को नहीं पहचान पाते और उनको पर्याप्त बढ़ावा नहीं देते हैं तो बच्चों की क्षमता घट सकती है। यह जरूरी है कि शिक्षक बच्चों के पूर्व ज्ञान को पहचानें और उसे बढ़ाने का प्रयास करें, अन्यथा बच्चों के लिए स्कूली व्यवस्था असफलता का कारण बन जाती है। आगे हम देखेंगे कि शिक्षक के लिए जो है वाइगोत्स्की का सिद्धांत क्यों महत्व है। तो वाइगोत्स्की के सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत शिक्षक के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसके माध्यम से शिक्षक बच्चों के समीपस्थ विकास का क्षेत्र पहचान पाते हैं एवं शिक्षक बच्चों को यह दिखाते या बताते हैं कि जो बच्चों के पूर्व ज्ञान से जुड़ा हुआ हो। यदि शिक्षक सामूहिक कार्य की व्यवस्थित योजना बनाते हैं तब बच्चों में प्रश्न पूछने और आलोचना करने की क्षमता बढ़ती है, तो वह कार्य को कर पाते हैं, वे समझकर सीखते हैं, जिससे उनका संज्ञानात्मक विकास होता है। वाइगोत्स्की के विचार पाठ्यक्रम को भी प्रभावित करते हैं, क्योंकि वे कहते हैं कि बच्चे अंतःक्रिया से सीखते हैं। पाठ्यक्रम भी ऐसा हो जो सीखने वाले और सीखने जाने वाले कार्य में अंतःक्रिया को बढ़ाता है। यह सिद्धांत मूल्यांकन के तरीकों पर भी रोशनी डालता है। समीपस्थ विकास के क्षेत्र की अवधारणा इस ओर इंगित करती है कि मूल्यांकन पद्धतियों को वास्तविक एवं संभावित क्षमताओं के स्तर को ध्यान में रखना चाहिए। आगे एक दोस्तों छोटा टॉपिक ये आ जाता है कि वाइगोत्स्की का जो सिद्धांत है उसकी आलोचनाएं क्यों की जा रही है, क्यों की गई आलोचनाएं उसकी। तो इसमें हम दोस्तों लिख सकते हैं कि वाइगोत्स्की का मानना था कि हम दोस्तों तुलना करेंगे कि वाइगोत्स्की ने क्या क्या किया और वह किस कार्य में असफल रहे। तो वाइगोत्स्की का मानना था कि जब बच्चे अपने से सक्षम व्यक्तियों से अंतःक्रिया करते हैं तो वे इस प्रकार का स्वयं का अवलोकन करते हैं, चिंतन करते हैं, उसमें परिवर्तन लाते हैं। इस तरह से अभिभावक जो हैं और शिक्षक हैं बच्चे के
सोच में विस्तार लाने में सहयोग करते हैं। वाइगोत्स्की के विचारों को खूब सराहा गया, परंतु उनकी आलोचना भी हुई। क्यों हुई? क्योंकि उन्होंने उच्च संज्ञानात्मक प्रक्रियाओं के विकास में चित्रों, नक्शों आदि प्रतीकों को महत्व तो दिया, परंतु भाषा की भूमिका को कुछ ज़्यादा ही महत्व दिया। कुछ संस्कृतियां बच्चों को सीखने में भाषा के बजाय अवलोकन और सामाजिक गतिविधियों में भाग लेने पर ज़्यादा जोर देती है। वाइगोत्स्की ने संज्ञान के विकास में समाज और संस्कृति के प्रभाव को तो खूब महत्व दिया, परंतु जैविकता के इस योगदान को नज़रअंदाज कर दिया। ना ही वे यह स्पष्ट कर पाए कि किस तरह बच्चे अपने सामाजिक अनुभवों को आत्मसात करते हैं, जिससे उनकी मानसिक कार्यकुशलता बढ़ती है। तो दोस्तों यार, आज के यूनिट में बस इतना ही। जल्द मिलेंगे अगले यूनिट के साथ। तब तक दोस्तों आप वीडियोज़ को रिपीट पर देखते रहें और चैनल को दोस्तों लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना है और अपने BSTC वाले सारे फ्रेंड्स को शेयर करना है। और इनकी दोस्तों PDF आपको हमारे डिस्क्रिप्शन में जब आप जाएंगे तो वहाँ पर लिंक मिल जाएगा आपको, तो वहाँ से आप PDF इनकी डाउनलोड कर सकते हैं।